बेर ले लो, मीठे मीठे बेर, सिर्फ 10 रुपए में 250 ग्राम। हे भगवान जी, कोई भी बेर खरीदने नहीं आ रहा। अगर आज भी मेरी बिक्री नहीं हुई तो मेरी चांडाल भाभी मेरी बहन को और मुझे आज भी भूखा ही मरने छोड़ देंगी। बेर, लेकिन इतनी गर्मी में कौन बेर खाता है? सारे कच्चे बेर हैं। नहीं नहीं, ये बेर एकदम पके हुए हैं। मेरे भैया इन्हें ठंडे इलाकों से लेकर आते हैं, तब मैं यहाँ बेचती हूँ। अच्छा है, ठीक है, मुझे 500 ग्राम बेर दे दो। सोना ने खुशी से उस लड़की को 20 रुपए के बेर बेचे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, ऐसे में कोई भी सड़क पर ग्राहक नहीं था। सभी लोग गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों के एसी और कूलर ऑन करके लेटे हुए थे। लेकिन अनाथ और गरीब सोना को गर्मी में धूप में तपते हुए बेर बेचने पड़ रहे थे। सोना को ऐसे ही बेर बेचते हुए शाम हो गई और वो आधे से भी ज्यादा बेर बचाकर घर ले आई। मैं घर आ गई। दीदी आ गई। सोना दीदी, आज कुछ बेर बिके या नहीं? हाँ, थोड़े से। इतना छोटा सा काम दिया था करने के लिए, लेकिन तुझ निकम्मी से 2 दिनों से वो भी नहीं हो पा रहा। अपने भाई के ऊपर दोनों बोझ बनकर रह गई हो। भाभी, गर्मी में लोग जामुन, तरबूज और आम वगैरह खाना पसंद करते, बेर की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। तुम दोनों बहनों को खाना तभी मिलेगा जब तुम कुछ घर में कमा कर लाओगी, समझ आया? उन दोनों की भाभी ऐसे बोलती हुई चली गई। थकी हारी सोना को बहुत जोरों से भूख लगी थी। उसकी छोटी बहन बानी ने भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन उनकी जल्लाद भाभी को उनके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आई। दीदी, मैंने दोपहर में नमक का पानी पिया था, फिर भूख नहीं लगी। आप भी वही पी लीजिए, आपको भी भूख नहीं लगेगी। जब से माँ बाबा गए हैं और भाभी आई हैं, तब से भैया भी पराये हो गए। बस सर छिपाने को हमारे पास एक अच्छी छत है, लेकिन लगता है कि अब ये छत भी हमसे छीन जाएगी। दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। उनकी भाभी उसके ऊपर इसी तरह से अत्याचार और जुल्म करती थी। सारा दिन मेहनत के बाद भी सोना भूखी रही और अगली सुबह वो फिर से उन बेरों को बेचने निकल गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी और सोना के साथ उसकी छोटी बहन भी आज बेर बेचने आई थी। दीदी, मैं कब से सड़क पर आंखें लगाए हुए हूँ, लेकिन कोई भी हमसे बेर खरीद ही नहीं रहा है। हमारी भाभी ने बेवजह हमें परेशान करने का नया तरीका ढूंढा है। सारा दिन इन बेरों को लेकर बैठे रहो और शाम को अगर ये नहीं बिक पाए तो घर में खाना भी नहीं मिलता है। ठीक कहा। दोनों बहनें अभी सड़क पर बैठी ही हुई थी कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके बेरों के ठेले के पास आकर रुकी और उस गाड़ी से सोना की ही उम्र का एक नौजवान लड़का निकला। अरे वाह, बिन मौसम बेर। मुझे ऐसी चीजें खरीदना बहुत पसंद है। कितने रुपए किलो हैं? ये 40 रुपए किलो। बाबूजी देखिए, एकदम मीठे और पके हुए बेर हैं। कितने देने हैं? सारे दे दीजिए। हैं? सच में? हाँ हाँ, सच में। आदित्य की बात सुनकर दोनों बहनों का चेहरा खिल गया और उन्होंने उसे सारे बेर बेच दिए। जब रिद्धिमा को अपनी दोनों ननद जल्दी घर आती हुई दिखाई दी तो वो जल गई, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी उन्हें खाना देना पड़ा। अब से रोजाना ऐसे ही सिलसिला चलने लगा। सोना वहां कुछ न कुछ बेचने जाती थी और आदित्य उसे सारी चीज खरीद लेता था। ऐसे ही एक दिन सोना जामुन बेच रही थी कि उसके पास आदित्य आ गया। अरे साहब, आप आखिर आ ही गए। देखिए, आज मैं कितने अच्छे जामुन लाई हूँ। पैक कर दूं क्या? अरे नहीं, रुक जाओ सोना। आपको क्या हुआ? और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ सोना। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। मुझसे शादी करोगी? साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप तो बहुत ज्यादा अमीर हैं। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सोना, सिर्फ दिलों का मिलना जरूरी है। मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर तुम्हारी भाभी बहुत ज्यादा जुल्म करती है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम इस सबसे अपना पीछा छुड़ा लोगी और मैं तुम्हें महलों की रानी बनाकर रखूंगा। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोना आदित्य की बातों में आ गई और उसने आदित्य के साथ शादी कर ली। शादी के बाद आदित्य रिद्धिमा के पास सोना को लेकर गया और रिद्धिमा को बहुत सारे पैसे दे दिए, जिससे कि वो सोना पर ना भड़के और ना ही उसकी छोटी बहन को तंग करे। और उसके बाद वो सोना को लेकर अपने घर पहुंचा। ये किस भिखारन को ले आया है? मैंने तेरे लिए कितनी खूबसूरत और अमीर लड़की ढूंढी हुई थी। माँ, मैंने आपको कितनी बार बताया है, मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। मैं भला उसके साथ अपनी जिंदगी पूरी कैसे बिता सकता हूँ? जो लड़की मुझे पसंद थी, मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर ले आया हूँ। अब आपको अगर इसे अपनाना है तो अपनाइए, वरना मैं सोना को लेकर कहीं और चला जाता हूँ। आदित्य की बात सुनकर निरंजना कुछ बोल नहीं पाई और उसे ना चाहते हुए भी सोना को अपनाना पड़ा। अब उसकी अच्छी जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
निरंजना ने भी उसे वहां खून के आंसू रुलवाए। जब सोना घर की सफाई कर रही थी तभी निरंजना सोफे पर बैठी हुई बोली, फकीरन, ना जाने कहां से आ गई है, नागिन मेरे बेटे को फंसा लिया। निरंजना के ताने सुन सुनकर सोना चुप रही। उसे उसकी बातों से बहुत ज्यादा दुख तो हो रहा था, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं बोली। ऐसे ही जब सोना दोपहर में एसी की ठंडक में लेटने के लिए गई तो निरंजना ने एसी का तार ही निकाल दिया। भिखारन, तो इस लायक ही नहीं कि तो एसी की ठंडक में सोए, समझ आया? निरंजना ऐसी बोलती हुई चली गई। सोना को अपनी सास का ये तीखा बर्ताव बहुत दुख देता था। न उसे मायके में कभी अपने माँ बाप का प्यार मिल पाया था और न ही ससुराल में उसे उसकी सास का प्यार मिलता था। हे भगवान, माँ जी मुझसे इतना क्यों जलती हैं? मुझे तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही लगने लगा है जैसे कि मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए। मैं बेवजह ही इन सभी की जिंदगी को परेशान कर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सोना खुद से ही ऐसे बोल बोलकर बहुत ज्यादा रोई। उसे गरीबी से निकलकर एसी वाला ससुराल मिला, लेकिन वहां पर भी सुकून नाम की चीज नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था कि एक दिन सुबह के वक्त निरंजना सोना के कमरे का एसी का तार हटाने के लिए आई। उसका बेटा ऑफिस जा चुका था और सोना कमरे में सो रही थी। महारानी, ये एसी की ठंडक में सोएंगी, अभी सुलवाती हूँ इसे। निरंजना ने जैसे ही एसी का तार निकाला वो तार उसकी बाजू से टच हो गया और निरंजना वहीं तार से चिपक गई। उसी वक्त सोना की भी इलेक्ट्रिसिटी हिलने की वजह से आंख खुल गई और उसने निरंजना के साथ ये घटा हुआ मंजर देख लिया। माँ जी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सोना बहुत ज्यादा घबरा गई। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसने अपने कमरे में एक लकड़ी की स्टिक दिखाई दी और सोना ने उसी के सहारे निरंजना को उस बिजली के झटके से छुड़ाया। माँ जी, आप सही तो है ना? निरंजना बेहोश थी। सोना ने जल्दी से आदित्य को फोन लगाया और आदित्य जल्दी से डॉक्टर को लेकर घर पहुंचा। कुछ देर के बाद निरंजना को होश आया। पानी दो, ये लीजिए माँ। माँ, आप ठीक तो हो ना? बहू, तूने मेरी जान बचाई। मेरे लिए इतनी परेशान हो गई कि तेरी आंखों से आंसू भी गिरने लगे, जबकि मैं तो तुझे ही तंग करने के लिए आई थी। मैं आज तक बहुत गलत थी जो गरीबी की वजह से तुझसे जलती रही। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। माँ, आपने देखा ना कि मैं आपके लिए कितनी अच्छी बहू लेकर आया हूँ। आप बेवजह ही सोना को बुरा भला कहती थी, जबकि ये तो बेचारी शुरुआत से ही बस आपको खुश करने की कोशिश में लगी रहती थी। सही कहा तूने, मैं ही इसकी कोशिश को देखने के लिए अंधी थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आजा बहू, आज से मैं तुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। निरंजना की बात सुनकर सोना बहुत ही ज्यादा खुश हुई। अब उसे उसकी ससुराल में बहू वाला दर्जा जो मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ सोना की भाभी भी पैसे मिलने की वजह से बानी को परेशान नहीं करती थी और दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहती थी।